हेलो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने ITR 1, 2, 3 के बारे में डिस्कशन कर लिया है। हमने आपको बताया है कि इन सभी को हम लोग किस तरीके से फाइल करते हैं और कौन कौन इस ITR को फॉर्म फाइल कर सकता है। आज मैं बात करने वाला हूँ ITR 4 के बारे में। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ITR होता है। बेसिकली अगर हम सर्विस क्लास एम्प्लॉई हैं तो ज़्यादातर लोग ITR 1 फाइल करते हैं और ज़्यादातर बिजनेसमैन ITR 4 फाइल करते हैं। मैं जब ऐसा बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग बाय चॉइस इसका करते हैं। देखो, इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट का मतलब ये है, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो सेक्शन 44 AD या AE में अपना बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं। बेसिकली ये सेक्शन है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। होता क्या है, प्रिजम्प्टिव एक सेक्शन होता है जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप अपनी टर्नओवर का 8% तक का प्रॉफिट बुक करते हो तब आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो। यही चीज़ जब मैं किसी प्रोफेशनल पर्सन की बात करता हूँ, जैसे कोई डॉक्टर हो गया या इंजीनियर हो गया या कोई टीचर हो गया जिसकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, प्रोफेशनल काम करता है, अगर उसकी टर्नओवर 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो फिर उस केस में उसको एटलीस्ट 50% अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर वो इतना प्रॉफिट बुक कर देता है तब उस केस में उसको ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2 करोड़ तक। हालांकि 2 करोड़ के बाद तो मैंडेटरी है, आपको फिर ये सेक्शन की बेनिफिट नहीं मिलेगी। पर हमारी कंट्री में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस नहीं करता है, जिस वजह से उनके लिए ये बाय चॉइस कह लो या बाय किसी रीज़न की वजह से कह लो कि उनको ITR 4 फाइल करना पड़ता है। तो ये ITR 4 कौन फाइल करेगा? ऑल द इंडिविजुअल्स HAF एंड पार्टनरशिप फर्म हुज इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग। तो कौन कौन सी इनकम? या तो उनका 44 AD में इनकम अर्न करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो ऑफलाइन टर्नओवर होती है, दैट मीन जो कैश में आप टर्नओवर करते हो उसका 8% आपको बुक करना होता है। और 44 AE होता है जिसमें अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हो और आपके पास 10 व्हीकल से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है तब उसके इसमें 7,500 7,500 रुपये पर मंथ, चाहे आपने किसी भी डेट को खरीदा हो, उस मंथ में अगर आपके पास वो व्हीकल है तो 7,500 रुपये आपको बुक करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने इस व्हीकल से 7,500 रुपये अर्न किया है। इसी तरीके से अगर आपने कोई प्रोफेशनल इनकम अर्न की है सेक्शन 44 ADA में, ध्यान दीजिएगा, जब मैं 44 AD की बात कर रहा था तो मैं आपको बात कर रहा था बिजनेसमैन की, जहां पे आपसे मैंने कहा था कि 44 AD में उसको 8% शो करना पड़ेगा ऑफलाइन पे यानी कि कैश ट्रांजैक्शन में, और 6% बुक करना पड़ेगा ऑनलाइन यानी कि अगर कोई बैंक के मोड से वो पेमेंट लेता है तो। 44 AD में फ्लैट कहा रखा है कि अगर आपकी 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की टर्नओवर है या रिसिप्ट्स है, उस केस में आप 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तब आप ITR 4 फाइल कर दोगे। इसके अलावा अर्निंग फ्रॉम सिंगल हाउस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट वेयर लॉस इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस को छोड़ के अगर आपके पास सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप इसको फाइल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, बट ध्यान रखिएगा एक्सक्लूडिंग लॉटरी एंड रेस हॉर्सेज, इनको छोड़ करके अगर आपके पास ये सारी इनकम है तो आपको ITR 4 भाई। बट ऑब्वियसली चीज़ है, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आप बिजनेस करते हो, और अगर आप बिजनेस करते हो तो आप अपना ITR किस में फाइल करोगे? ITR 4 में फाइल करोगे। दूसरी तरफ अगर हमारे पास इससे ज़्यादा कोई अर्निंग है तब उस केस में हमारे पास बात आएगी, मैं भी आपको दिखाता हूं कि जब उस केस में फिर आप फाइल करोगे ITR 5। ITR 5 के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। यस, ये है ITR 5। ITR फाइल कौन फाइल कर सकता है? फर्म्स फाइल कर सकती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ फाइल कर सकती हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो भी बाकी लोग बचे जिन लोगों को ITR 1 से लेकर 4 तक फाइल नहीं कर पा रहे थे, वो सब लोग फाइल कर सकते हैं ITR 5। यानी कि जिनके ऊपर ITR 1 से लेकर 4 तक एप्लीकेबल है वो लोग वही फाइल करेंगे क्योंकि उनको उसमें ज़्यादा कन्वीनियंट मिलेगा। रीज़न क्या है कि उसमें कॉलम्स कम होते हैं, उसमें आपको डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं भरनी पड़ती, लेकिन ITR 5 में फिर आपको सारी चीज़ें डिटेल में भरनी पड़ती हैं। तो इसलिए बाकी लोगों के लिए ITR 5 की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपके पास कोई कंपनी है तब उस केस में आपको ITR 6 भरना पड़ेगा। एवरी कंपनी, पर ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट दोज दैट क्लेम्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब मैं बात कर रहा हूं आपसे एग्जेम्पशन 11 की, सेक्शन 11 की, तो उसके बाद मैं आपसे क्या कहता हूं? ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स इनकम फ्रॉम property used for religious or charitable purpose are eligible to claim exemption under section 11। तो section 11 में कौन exemption claim करते हैं? religious और charitable purpose की अगर कोई आपकी income from property होती है तो वो लोग अगर आप कोई करते हैं तब उस केस में आपको ITR 6 फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपकी कोई अर्निंग है, अगर आप कोई कंपनी है, तो आपको ITR 6 ही फाइल करना पड़ेगा। इसके बाद जब मैं लास्ट मोड पे आता है ITR 7, जो बाकी सभी लोगों के लिए आपको बोला जाता है कि ITR 7 एप्लीकेबल होगा। ITR 7 किसके लिए एप्लीकेबल होगा?
सारे इंडिविजुअल्स के लिए और सारी कंपनीज के लिए। अगर वो इनकम अर्न करती हैं प्रॉपर्टी से जो कि चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो उसके लिए, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है जो एसोसिएशन है जो मेडिकल या एजुकेशनल पर्पस के लिए कुछ अर्निंग करता है, सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको ITR 7 फाइल करना पड़ता है। जितने भी NGOs वगैरह होते हैं उनको सबको ITR 7 फाइल करना होता है। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप उन सबको कंबाइन करके देखना चाहो तो हमारे इससे पहले की भी वीडियोज़ हैं, जैसे कि ITR 1 के बारे में मैंने आपको अलग से बता रखा है, 2 और 3 के बारे में मैंने आपको अलग से बता रखा है, डॉक्यूमेंट्स भी बता रखे हैं और यहाँ पे मैंने सारी डिटेल दे रखी है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई कंसल्टेंसी एडवाइस की रिक्वायरमेंट है तो नीचे दिए हुए नंबर पर ज़रूर कॉल करिएगा, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।